नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर असरदार और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का रुख करेंगे। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकी हमला हुआ है। 4 जवान इस आतंकी हमले में शहीद हो गए। कठुआ में सेना की गाड़ी पर आतंकियों ने हमला कर दिया। कठुआ में आतंकी हमले में 2 जवान गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। कठुआ के माचेड़ी में आतंकियों से मुठभेड़ अभी भी जारी है और आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर घात लगाकर हमला किया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, आतंकी हमले में 4 जवान शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर के कठुआ में यह आतंकी हमला हुआ है। कठुआ में सेना की गाड़ी पर आतंकियों ने घात लगाकर हमला बोला। इस हमले में 4 जवान शहीद हुए हैं, जबकि 2 जवान बताया जा रहा है कि गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं और मुठभेड़ अभी भी चल रही है। आतंकियों की तलाश में लगातार अब जवान जुटे हुए हैं। दरअसल घात लगाकर आतंकियों ने सेना के वाहन पर हमला बोला और इस हमले में 4 जवानों की शहादत हुई है। 2 जवान गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। जो आतंकी हमला हुआ है वो कठुआ के माचेड़ी में यह हमला हुआ है और मुठभेड़ अभी भी चल रही है। कठुआ के माचेड़ी में आतंकियों से मुठभेड़ अभी भी जारी है। और अब बात मणिपुर की। मणिपुर पर राजनीतिक वार पलटवार जारी है। विपक्ष इस मुद्दे पर खुलकर खेल रहा है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी मणिपुर की राजधानी इंफाल पहुंचे। यहां उन्होंने जिरीबाम के राहत शिविर का दौरा किया और पीड़ितों से मुलाकात की। संसद से लेकर सड़क तक कांग्रेस मणिपुर के मसले पर सरकार को घेर रही है, तो वहीं बीजेपी की ओर से भी कड़ा जवाब दिया जा रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मणिपुर के दौरे पर हैं। मणिपुर के जिरीबाम में राहुल गांधी रिलीफ कैंप पहुंचे। इस दौरान राहुल ने हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की। राहुल गांधी के मणिपुर दौरे पर अब सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने इसे सियासी दौरा बताया और कहा कि मणिपुर एक संवेदनशील विषय है। वहां पर सभी को मिलकर शांति का प्रयास करना चाहिए। मणिपुर एक संवेदनशील विषय है, वहां पर सबको मिलकर शांति का प्रयास करना है। राहुल गांधी इसका राजनीतिकरण करते हैं। वहां मलहम लगाने की जरूरत है। वहां पर अमित शाह जी कितने दिन रहे, वहां राज्य गृह मंत्री नित्यानंद राय कितने दिन रहे। हमेशा पूरे मणिपुर पर मलहम लगाने की कोशिश की जा रही है। जब भी चीजें ठीक होने की कोशिश होती है, क्या राहुल गांधी तनाव बढ़ाने का काम करते हैं? कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने राहुल गांधी के मणिपुर दौरे पर बीजेपी पर तंज कसते हुए पीएम मोदी के मॉस्को दौरे पर ही सवाल उठा दिए। नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री मॉस्को जा रहे हैं। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में, वो मणिपुर गए हैं। ये तीसरा दौरा है उनका। मणिपुर में 3 बार जा चुके हैं, ये तीसरी बारी है। और ये दिखाता है, और ये पिछले 17 महीने में प्रधानमंत्री ने मणिपुर के बारे में कुछ कहा ही नहीं। मणिपुर के मुख्यमंत्री से नहीं मिला है, मणिपुर के राजनीतिक पार्टियों से नहीं मिले हैं, सांसदों से नहीं मिले हैं, विधायकों से नहीं मिली हैं, और मणिपुर तो गए ही नहीं, कुछ 4-5 घंटे के लिए भी नहीं गए हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल के मणिपुर दौरे पर तंज कसा है। उन्होंने राहुल गांधी की यात्रा को राजनीतिक बताया। देखिए, कुछ लोगों को पॉलिटिकल टूर करने की आदत हुई है, लेकिन जब बंगाल में शरेआम हिंदू महिलाओं को सड़क पे पीटा जाता हो, शरिया कानून के हिसाब से न उस पे जुबान खुलती है युवराज की, न कोई बयान देते हैं। पॉलिटिकल जब वहां के हालात सुधर रहे हैं तो उस हालात को बिगाड़ने जा रहे हैं। मणिपुर को लेकर पीएम मोदी ने भी संसद में कहा था कि गृह मंत्रालय लगातार मणिपुर को लेकर वो तमाम काम कर रहा है जिससे वहां पर शांति बहाल रह सके और हिंसा न हो। ये समस्या सदियों पुरानी है, इसलिए इसका समाधान भी धैर्य और सूझबूझ से ही निकलेगा।
कि जिस प्रकार से प्रयास चल रहे हैं, निकट भविष्य में शांति का सूरज जरूर उगेगा। मणिपुर फिर एक बार नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। कांग्रेस शुरू से ही मणिपुर हिंसा को लेकर सरकार को घेरती आ रही है। ऐसे में राहुल गांधी के मणिपुर दौरे ने एक बार फिर सियासी माहौल गर्म कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब मणिपुर से रुख करते हैं मध्य प्रदेश का। तो एमपी में डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट का विस्तार हो गया है। कांग्रेस से बीजेपी में आए रामनिवास रावत को मंत्री बनाया गया है। मंत्री पद की शपथ के दौरान गफलत हो गई, जिसमें रामनिवास रावत को 2 बार शपथ लेनी पड़ी। इसको लेकर सरकार पर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस का आरोप है कि डील में कोई गड़बड़ हो गई है, जिसके कारण 2 बार शपथ लेनी पड़ गई। मध्य प्रदेश में मोहन कैबिनेट का विस्तार हो गया है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए विधायक रामनिवास रावत को कैबिनेट में शामिल किया गया है। शपथ के दौरान एक अजब गजब वाकया हो गया। विधायक रामनिवास रावत को 2 बार शपथ लेनी पड़ी। दरअसल रामनिवास रावत को कैबिनेट मंत्री की शपथ लेनी थी, लेकिन उन्होंने गलती से राज्य मंत्री की शपथ ले ली। मैं मध्य प्रदेश के राज्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। जब गलती का एहसास हुआ तो उनको कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई गई। रामनिवास रावत ने राजभवन में कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। उधर शपथ को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने निशाना साधते हुए कहा कि ये गलती थी या डील में कोई गड़बड़ी हो गई। ये रामनिवास रावत को पहले तो राज्य मंत्री की शपथ दिलाई, फिर कैबिनेट मंत्री की। अब इसे क्या माना जाए, त्रुटि माना जाए या कोई डील? पहले राज्य मंत्री दिला दी और डील में थोड़ा बिखरा हुआ, डील में कुछ गड़बड़ी हुई या रस्साकसी हुई, तो फिर कैबिनेट मंत्री की शपथ दिला दी। मैं समझता हूँ ये मध्य प्रदेश के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हो। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि बीजेपी में हड़बड़ी मची हुई है। कांग्रेस के विधायक को मंत्री पद की शपथ दिलवा दी। बीजेपी के पुराने नेताओं को दरकिनार किया जा रहा है कि वो अभी तो कांग्रेस के विधायक हैं और बीजेपी ने कांग्रेस के विधायक को ही कैबिनेट की शपथ दिला दी। इसका मतलब ये है कि बीजेपी कितनी हड़कंप में है कि तुरंत इनको मंत्री पद की शपथ दिलाओ। और नाम सुन रहे थे समाचार में सब जगह कि भार्गव जी और 2-3 लोग और लेने वाले थे, पता नहीं उनका क्या हुआ। उधर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि रामनिवास रावत के राजनीतिक अनुभव का प्रदेश को लाभ मिलेगा, साथ ही चंबल के विकास में तेजी आएगी। के लिए उनका अपना संसदीय जीवन लंबा है, उनका अपना अनुभव भी बहुत है। मैं समझ सकता हूं कि पूरे प्रदेश को, खास करके हमारे चंबल अंचल में उनकी अपनी गहरी पकड़ भी है और क्षेत्र ऐसा आता है जहाँ विकास की बहुत संभावना है। मध्य प्रदेश सरकार उनकी भावना के अनुसार लगातार अच्छे से अच्छा काम करेगी और प्रदेश की सेवा करेगी। मेरी अपनी ओर से बधाई। रामनिवास रावत 6 बार के विधायक हैं। रावत दिग्विजय सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान रावत कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात अमरवाड़ा उपचुनाव की करेंगे। तो उपचुनाव के लिए प्रचार का शोर थम गया है। अब प्रत्याशी डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। 10 जुलाई को वोट डाले जाएंगे, जबकि 13 जुलाई को चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन बीजेपी और कांग्रेस ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंकी। अमरवाड़ा की जंग अब उस दौर में आ गई है जब जनता को फैसला करना है, यानी उपचुनाव के लिए प्रचार का शोर थम गया है और अब बारी जनता की है, जो 10 जुलाई को अपना मत देगी। बीजेपी से कमलेश शाह मैदान में है तो कांग्रेस ने धीरन शाह नावती पर दांव खेला है, लेकिन मुकाबले को त्रिकोणीय बनाया है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी प्रत्याशी देवरावेन भलावी ने। वैसे मुख्य मुकाबला महाराज वर्सेस दरबार का माना जा रहा है।
कमलेश शाह राजघराने से आते हैं, उनका क्षेत्र में काफी प्रभाव माना जाता है। पिछले 3 विधानसभा चुनाव कमलेश शाह ने लगातार जीते, लेकिन तब वो कांग्रेस में थे। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी धीरन शाह इनावती आंचल कुंड दरबार के सेवक सुखराम दादा के बेटे हैं और उनका आदिवासी समाज में काफी प्रभाव माना जाता है। प्रचार के अंतिम दिन सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ताकत झोंकी और दावा किया कि बीजेपी की ही जीत होगी। कुछ यही दावा कांग्रेस की तरफ से भी आया। पीसी शर्मा ने अमरवाड़ा को कांग्रेस की परंपरागत सीट बताया और जीत की बात कही। 100% उम्मीद है मुझे, इस बात की प्रसन्नता है कि जिस प्रकार से अमरवाड़ा में रिजल्ट दिखाई दे रहा है, जनता काम कर रही है, हमारे कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं और जो रिस्पांस आ रहा है निश्चित रूप से छिंदवाड़ा का जैसा लोकसभा चुनाव जीते थे उसी प्रकार से अमरवाड़ा चुनाव भी जीतेंगे। धोखा तो कांग्रेस के नेता कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा की जनता को दिया है, जिसके कारण से छिंदवाड़ा आज इस मुकाम पे पहुंचा है। पहली बार भाजपा जीती है और अब भाजपा मुख्य चुनाव में जीत करके अमरवाड़ा में भी नया विकास का रिकॉर्ड बनाएगी और प्रदेश में भी बनाएगी। आज हमारे प्रभारी जितेंद्र सिंह जी, जीतू पटवारी जी, उमंग संगार जी वहाँ गए और ये ट्रायंगल फाइट हो गई है और ये कांग्रेस की सीट रही है, हमेशा कांग्रेस की सीट। लोग पंजे पे वहाँ मोहर लगाते हैं। विधानसभा चुनाव में जो बीजेपी में चले गए शाह जी, ये कांग्रेस के पंजे पे जीते थे, इसलिए मैं समझता हूँ कि पंजे की बटन दबेगी। जीत के अपने अपने दावे हैं। प्रत्याशियों के साथ ही स्टार प्रचारकों ने अपना पूरा दम लगाया है, लेकिन अब बारी जनता की है और उसके मन में क्या है ये 13 जुलाई को साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बड़ी खबर है भोपाल से। रामनिवास रावत की शपथ पर अब सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग से शिकायत की है। अमरवाड़ा चुनाव को प्रभावित करने का आरोप कांग्रेस लगा रही है। कांग्रेस की मांग है बीजेपी पर केस दर्ज हो। आचार संहिता के तहत केस दर्ज करने की मांग कांग्रेस ने की है। ये बड़ी खबर। रामनिवास रावत की शपथ पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग से इस मामले में शिकायत की है। अमरवाड़ा चुनाव को प्रभावित करने का आरोप भी लगाया है। रामनिवास रावत को कैबिनेट मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है और एक ये संदेश देने की कोशिश भी की गई है कि अगर अमरवाड़ा से बीजेपी उम्मीदवार चुनाव जीतता है। वासु चौरे, न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। वासु, यही एक कोशिश या फिर यही आधार कांग्रेस की शिकायत का कि भाई अगर अमरवाड़ा से बीजेपी का उम्मीदवार जीतता है तो वो भी मंत्री पद बनाया जा सकता है, इस तरह की संदेश देने का आरोप लगा रही क्या कांग्रेस? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से उपचुनाव के ठीक 2 दिन पहले प्रशांत मंत्री पद की शपथ दिलाई गई रामनिवास रावत को, जो बीजेपी में हाल ही में शामिल हुए हैं कांग्रेस छोड़कर। कांग्रेस का ये कहना है कि 3 दिन बाद भी शपथ दिलाई जा सकती थी। ऐसा कुछ अभी बहुत बड़ा तो हो नहीं रहा है। विधानसभा का मानसून सेशन है वो खत्म हो गया है। ऐसे में बीजेपी सीधे तौर पर शपथ दिलाकर एक मैसेज देना चाहती है कि जैसे रामनिवास रावत को मंत्री बनाया है उसी तरह कमलेश शाह को भी आने वाले समय में मंत्री बनाया जाएगा। कांग्रेस का ये कहना है कि आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है और इसके खिलाफ चुनाव आयोग को बड़ी कार्रवाई जो है वो करनी चाहिए। रामनिवास रावत के शपथ ग्रहण से लेकर ही लगातार जो मध्य प्रदेश की सियासत है वो गरमाई हुई है। बीजेपी कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप के लगातार वार पलटवार जो है वो हो रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस के ऊपर लगातार ये कहते हुए हमला बोल रही है कि जो भी हो रहा है सब नियमों के तहत हो रहा है, कानून और प्रक्रिया के तहत हो रहा है, लेकिन कांग्रेस जो है वो लगातार सत्ता के दुरुपयोग का आरोप बीजेपी पर लगाती हुई नजर आ रही है। चाहे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी हो या अन्य बड़े नेता हो, लगातार बीजेपी पर हमलावर है। बहरहाल देखना होगा कि इस शपथ ग्रहण का और रामनिवास के मंत्री रावत के मंत्री बनने का उपचुनाव पर क्या कुछ असर पड़ता है। क्या बीजेपी वहां पर लीड लेती हुई दिखाई देती है या कांग्रेस अपना मैसेज जनता के बीच पहुंचाने में कामयाब होती है। बिल्कुल, चलिए शुक्रिया वासु आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और उधर हाथरस कांड पर सियासत जारी है। एक तरफ जहां हाथरस कांड की जांच में तेजी आ चुकी है, वहीं सियासत भी तेज हो चुकी है। राहुल गांधी ने जहां सीएम योगी को चिट्ठी लिखकर पीड़ितों का मुआवजा बढ़ाने की मांग की है, वहीं आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना से सांसद चुने गए चंद्रशेखर आजाद हाथरस पहुंचे और शासन प्रशासन पर लगातार सवाल खड़े कर दिए। ये रिपोर्ट देखिए।
हाथरस हादसे के बाद भोले बाबा समेत कई फर्जी बाबाओं की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। भोले बाबा को लेकर साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद बाबा को जल्द ही फर्जी संत घोषित करने का काम करेगा। लोगों से भोले बाबा जैसे फर्जी संतों से आगाह रहने की अपील की जाएगी। अखाड़ा परिषद जुलाई के तीसरे हफ्ते में प्रयागराज में बैठक करेगा। इस बैठक में भोले बाबा समेत संत और भगवान होने का दावा करने वाले कई भगवान और कथावाचकों को फर्जी बाबा घोषित किया जाएगा। हाथरस भगदड़ हादसे की जांच जारी है। न्यायिक जांच आयोग की टीम ने हाथरस हादसे के चश्मदीदों से मुलाकात कर उनके बयान दर्ज किए। जांच टीम के साथ चश्मदीदों ने घटना के वक्त की तस्वीरें और वीडियो भी शेयर किए हैं। एक दो महिला हमारे पास आई, भैया रोते हुए, भैया हमारा बेटा वहाँ पर, हमारा पति वहाँ पर, तो हमें देखते ही हम एक शॉर्ट सा रह गए। हम एक साथ ऐसा रह गए, हम कहाँ आ गए यार जी। घटना उसी से हुई। बाबा ने जो बोला था कि मेरी चरण लेके जाना और अपना तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे, उसी अंधविश्वास में जनता उनके काफिले के पीछे भागी। काफिला भी उनका उल्टे गलत रास्ते पे गया। उस वजह से उसी में उनके कमांडो वगैरह जो अपना उनको रोक रहे थे भीड़ को, उसी में लोग झुके रज लेने के लिए, तो एक दूसरे भीड़ के नीचे दबते चले गए, फिर वो उठ नहीं पाए। वहीं हाथरस कांड पर सियासत भी जारी है। राहुल गांधी ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखकर मृतकों के परिजनों का मुआवजा बढ़ाने की मांग की है। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद भी हाथरस पहुंचे और अस्पताल में घायलों का हाल चाल जाना। इसके बाद चंद्रशेखर ने मुआवजे की रकम बढ़ाने के साथ दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी की। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि वो इस मुद्दे को संसद में भी उठाएंगे। LIU का इंटेलिजेंस का भी बहुत बड़ा फेलियर है और दूसरा, सरकार अगर निगरानी नहीं रखेगी, सरकार को तो ये पता लग जाता है किसी घर में क्या बना है, किसने कौन से रंग के कपड़े पहने हैं। सरकार तो सब कुछ बता देती है। तो इतनी बड़ी मॉब और जो घटनाएं जो हैं घट गई, इतनी बड़ी, इतने लोग जान चली गई, इसके से पल्ला झाड़ के सरकार काम नहीं चलेगी। इस मामले को संसद में इतनी जोर से उठाएंगे कि सरकार को जवाब देना पड़े। और अभी हमने अपने सीनियर नेताओं से कहा कि वो आंकड़े इकट्ठा करें कितने लोगों की जान गई है, टोटल कितने लोग जिनकी जान गई। और मैंने जो आपसे कहा 80,000 लोगों की जिम्मेदारी, परमिशन में 80,000 लोग थे, तो 100 लोगों के भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती। हाथरस हादसे के बाद से ही बाबा की तलाश जारी है। 2 जुलाई को हाथरस में सत्संग के दौरान भगदड़ में 123 लोगों की मौत हुई थी। इस मामले में सत्संग का मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर समेत कई सेवादार पुलिस की गिरफ्त में हैं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और उधर पीएम मोदी रूस की राजधानी मॉस्को पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रूस में ग्रैंड वेलकम हुआ है। खुद रूस के डिप्टी पीएम डेनिस मटुरोव उन्हें लेने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। अपनी कार में बैठाकर होटल तक ले गए। ऐसा आमतौर पर बहुत कम होता है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जब मॉस्को पहुंचे थे तब उनका भी इस तरह से स्वागत नहीं हुआ था। पीएम भारतीय लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। लोग पीएम का भव्य स्वागत कर रहे हैं। भारतीय परंपरा से पीएम का भव्य स्वागत किया जा रहा है। पीएम मोदी 2 दिन के दौरे पर रूस पहुंचे हैं और आज रात में रूस के राष्ट्रपति पुतिन पीएम मोदी के साथ डिनर करेंगे। दोनों नेताओं के बीच प्राइवेट मीटिंग भी होगी। भारत और रूस के बीच रिश्ता नए आयाम गढ़ने जा रहा है। पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति की यह मुलाकात भविष्य की संभावनाओं के दरवाजे तो खोलने वाली है ही, साथ ही ये मुलाकात कूटनीतिक, राजनीतिक और आर्थिक मोर्चों पर भी बेहद अहम साबित होने जा रही है। एक ऐतिहासिक घड़ी, एक ऐतिहासिक मुलाकात, एक ऐतिहासिक यात्रा, एक ऐतिहासिक सफर। भारत और रूस की दोस्ती का भूत
भविष्य और वर्तमान किसी से नहीं छिपा। सोवियत संघ से लेकर मौजूदा रूस तक दोनों देशों के बीच रिश्ते अभूतपूर्व रहे हैं और यही वजह है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स का कांटा रूस की तरफ शिफ्ट हो गया है। पुतिन की इस महामुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर क्यों टिकी हुई है, क्यों पूरा विश्व अभी मॉस्को पर केंद्रित है, इसको समझने के लिए भारत के आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक और सांस्कृतिक जुड़ाव रूस के साथ जो है, इसको समझने की आवश्यकता है। क्योंकि जिस तरह से भारत और रूस ने एक बढ़िया सा एक बैलेंस, एक संतुलन बनाया है, वो वाकई काबिल तारीफ है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी के बीच 22वीं सालाना शिखर बैठक के कई डायमेंशन हैं और हर डायमेंशन का अपना महत्व है। यही वजह है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इस मुलाकात को नए युग की शुरुआत मान रहे हैं। We are after all two countries who have such a strong history of working together, very steady history of working together. So we did, both of us value very much the need for an annual summit. रूस भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच 2025 तक द्विपक्षीय व्यापार 30 अरब अमेरिकी डॉलर का रखा गया था, लेकिन वाणिज्य विभाग से आया डेटा बताता है कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में द्विपक्षीय व्यापार 65.70 अरब डॉलर पहुंच गया। चाहे कोई भी विषय हो, इन दोनों देशों के बीच एक ट्रस्ट यानी भरोसे की एक पार्टनरशिप है। खासकर ट्रेड को ले लीजिए, और अगर इसका संतुलन देखें तो उम्मीद से अधिक है, उम्मीद से बेहतर है। और इसका कारण यह है कि वक्त वक्त पर ये दोनों देश एक दूसरे के लिए खड़े रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक स्तर पे हो या फिर आर्थिक या ट्रेड के स्तर पर। और इस तालमेल की नींव पड़ी थी शीत युद्ध के वक्त, जब सोवियत संघ ने महाशक्ति के रूप में और भारत ने विकासशील देशों के अंग के रूप में आपसी सहयोग किया था, जिसका असर दोनों देशों के मौजूदा सहयोग को लेकर देखा जा सकता है। भारत रूस को उसकी जरूरतों का सामान निर्यात करता रहा है, जिसमें दवाएं, ऑर्गेनिक केमिकल, इलेक्ट्रिक मशीनरी, मैकेनिकल अप्लायंसेज, लोहा और स्टील शामिल है, जबकि रूस की तरफ से तेल, पेट्रोलियम पदार्थ, फर्टिलाइजर, मिनरल रिसोर्स, बेशकीमती पत्थर और वनस्पति तेल आयात होता है। दोनों देशों के बीच रक्षा संबंध भी बेहद खास रहे हैं। जाहिर है, दोस्ती का यह नया दौर एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। तो मॉस्को दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेहद, कई मायनों में बेहद खास होने जा रहा है और बहुत आशाएं भी हैं दोनों देशों को पीएम मोदी के इस दौरे से। तो खबर असरदार में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।